ठीक है। देखिए आप लोगों ने प्रीपोजिशन आप सबको पता होगा, PRE और उसके बाद पोजीशन। ये तो आप सब, प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि जो भी किसी, कहा, किसके पहले है प्रीपोजिशन, किसके पहले आता है? नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के पहले? किसके पहले आता है? विशाल बोलिए। नाउन के पहले। वर्ब के पहले भी आता है क्या? वर्ब के पहले आता है? नहीं, नाउन के पहले आता है। प्रोनाउन के पहले। आई लव टू डांस। आई लव टू डांस। ये टू क्या प्रीपोजिशन माना जाएगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। द स्टिक, स्टिक इज ऑन द टेबल। ठीक है। क्या सही है? इसमें क्या प्रीपोजिशन है? ये जो मैंने लिखा है इसमें क्या प्रीपोजिशन है? आई लव, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? कोई और बोले, कन्हैया जी। आवाज दीजिए जरा, देखो इधर आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, गूगल मीट पे रुक जाइए। कन्हैया, गूगल मीट पे आवाज आ रही है? विशाल कोई बोले, गरिमा, हेलो। हम्म, आ रही है ना अभी? ठीक है। देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले है। प्रीपोजिशन कितने तरह का होता है? हाँ? कौन कौन से? कौन कौन से हैं? फोर? ये सब तो आप लोगों को पता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात मैं आज करूंगा थोड़ी सी। गूगल गूगल मीट से बोल रहे हैं कन्हैया जी, आपकी बात मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, शायद फिर से बोलिए। हाँ, अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मेरी आवाज? हेलो। आवाज सुन पड़ रही है? कैसे पड़ती है? अभी देखिए बड़ा है, कम था। फुल है तो इतनी कम आ रही है आवाज। आप एक बार फिर से इसमें रिकनेक्ट कर रहा हूँ गूगल मीट में। वो फोन। कितना लैग कर रहा है देखो। बस 2 मिनट, 2 मिनट। हेलो। अब आवाज आई मेरी? हाँ, अब आप लोगों को भी सुन पा रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब आप सबको भी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करेंगे? फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है? ए, हमारी आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आ रही है। हाँ, आ रही है। प्रियंका जी, आ रही है ना मेरी आवाज? प्रियंका, ठीक है, ठीक है। चलिए, देखिए मैं जो बात कर रहा था, ए, एन और दी, ये तीन फिक्स प्रीपोजिशन माने जाते हैं क्या? क्या है ये? आर्टिकल?
ठीक है, आर्टिकल हो रहा है 2 आप GB। अपने डाटा से चला रहे हैं ना? हाँ, वाईफाई कहाँ पे? 1 मिनट, अपना डाटा भी खत्म हो गया। मेरा भी खत्म हो गया। और इसको द मान के चलिए मेरी तरफ से। हाँ, वो अलग अलग अलग। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं। देखिए, द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला नियम है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए। विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या वस्तु को, दिख रहा है ना, गूगल मीट में दिख रहा है ना, किसी विशेष व्यक्ति या, हाँ ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो कोई विशेष बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि द बुक, जैसे मेरी हाथ में किताब है, द बुक विच इज इन माई हैंड। मैंने यहाँ द लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि किसी विशेष बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे लाल, पीली, हरी, काली, नीली, इस तरह की कोई किताब होगी। लाल पुस्तक ज्योतिषी जो लोग होते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं, और लूसेंट आप लोग करते हैं। अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया, द का प्रयोग यहाँ करेंगे जब किसी व्यक्ति का। जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम कैसे करेंगे? द किंग ऑफ जॉर्जिया। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना हो द किंग ऑफ जॉर्जिया, किंग ऑफ जॉर्जिया, इन सब तरह के शब्द जिनको हम विशेष रूप से इंगित करना चाहते हैं, उनके सामने द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए द महाराजा ऑफ पटियाला। पटियाला पंजाब में एक स्थान है, और वहां के महाराजा को पटियाला के महाराज कहा जाता है। उनके बारे में बहुत कहानियां हैं। तो द महाराजा ऑफ पटियाला, या फिर मान लीजिए झील है, उदयपुर की झील है, द लेक ऑफ उदयपुर। दूसरा नियम है इसका, एक वचन वाली संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए। हिंदी माध्यम से बता रहा हूं, समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए बस, बस क्या है? अगर हम हिंदी में देखें तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक या समूहवाचक? जातिवाचक, क्योंकि बस एक समुदाय को रिप्रेजेंट करती है। एसी बस, वोल्वो बस, ये बस, वो बस। तो अगर मुझे किसी विशेष एक बस की बात करनी होगी, जैसे मान लीजिए सवेरे मुझे किसी बस से जाना है, तो मैं कहूंगा द बस लीव्स एट 6 AM। मान लीजिए बस अड्डे गए आप, वहां आपने किसी बस के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्होंने आपको बताया कि द बस लीव्स एट 8 AM। इसी तरह से मान लीजिए किसी गाय की, गाय के आपने सींग देखा होगा, 2 होते हैं, किसी गाय की सिर्फ एक सींग है, तो आप कहेंगे द काउ हैज सिंगल हॉर्न। हॉर्न बोलते हैं सींग को, ठीक है। वहां किसी विशेष गाय की बात करेंगे। या फिर मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा एनिमल आता है, तो द काउ इज अ 4-footed एनिमल। 4-footed नहीं, 4-footed। तो वहां मैं जब किसी विशेष जातिवाचक संज्ञा के शब्द को व्यक्तिवाचक में बदलकर बात करता हूं, तब इसका प्रयोग करते हैं हम लोग उस शब्द के आगे। उसके बाद होता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वभावतः निर्दिष्ट हो। निर्दिष्ट का मतलब हो गया यूनिवर्सल। जैसे सन, मून, क्या है? एक ही है ना, सन। सूरज दूसरा है क्या? सन, मून, स्टार। जैसे ये जो शब्द हैं, ये निर्दिष्ट शब्द होते हैं, तो इनके आगे द का प्रयोग करते हैं। 3 रूल मैंने आपको बताया सब अभी तक। पहला रूल बताया मैं आपको कि किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए। लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, अन्यथा रिकॉर्डिंग फिर। जी गरिमा? स्पेसिफिक, विशेष। जैसे मैं कहूं महाराजा ऑफ पटियाला,
ठीक है, बोर्ड मुझे लगता है मुझे दिख रहा है, आप लोग देखिए, प्रयास करिए, शायद दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, अभी दिख रहा है? हाँ, क्या डेफिनिट? हाँ, डेफिनिट। डेफिनेट भी कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए मैं निर्दिष्ट बोल रहा हूँ। निर्दिष्ट मतलब स्पेसिफिक। जैसे मैं बोलूं महाराजा ऑफ पटियाला, द किंग ऑफ जॉर्जिया, या मैं बोलूं कि द मैन ऑफ इंडिया, तो वहां किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए द गोल्ड ऑफ गोल्ड माइन, गोलकुंडा, तो वस्तु के लिए हो गया या विशेष के लिए हो गया। मान लीजिए मैं झील के लिए बोलूं द डल लेक, डल अकेला है, विशिष्ट है, इसलिए उसके साथ प्रयोग हुआ। दूसरा मैंने बताया एक वचन की संज्ञा। एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर जो नाउन है, स्पेसिफिक जब रूप में प्रयोग होता है, तब जैसे मान लीजिए बस। बस वैसे तो एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को जब सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बस लीव्स एट 9 o'clock, ठीक है। द ड्राइवर फेल्ट एंग्री, इस तरह के शब्दों के लिए करते हैं। या फिर अगर हम कहें मुझे सिनेमा देखने जाने का मन है, किसी विशेष सिनेमा, तो मैं कहूंगा लेट अस गो टू द सिनेमा, मतलब एक खास सिनेमा हॉल में जाने की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 रूल हुआ। अब चौथा जो विशेष नियम है, जो आपको ध्यान रखना है, अक्सर हम यहाँ गलती करते हैं। देखिए, भौगोलिक नाम। भौगोलिक नाम किसको कहेंगे? भौगोलिक। भौगोलिक नाम में क्या आ जाएगा? माउंटेन आ जाएगा। हाँ, सागर अलग से है, सागर, महासागर। महासागर ये सब भौगोलिक नाम है ना? हाँ ये ना, ठीक है। खाड़ी, झील, पर्वत, नदी, जैसे लोग द गंगेस कहते हैं। खाड़ी, झील, नदी, पर्वत, इन सब के नाम के साथ द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, द कावेरी, द यमुना, उसके बाद पहाड़ है मान लीजिए द हिमालय, इस तरह के जो शब्द हैं उनके आगे द का प्रयोग करते हैं। लेकिन तीसरा नंबर मैंने बताया था, ऐसी वस्तुएं जो स्वभावतः निर्दिष्ट हो, स्पेसिफिक हो। जैसे सन, मून, स्टार, ये स्पेसिफिक है, सन दूसरा हो ही नहीं सकता है। अगर लोगों ने ढूंढ लिया वो अलग बात है। मून कई है, लेकिन मैं चंदा मामा की बात कर रहा हूँ। जिस चंदा मामा को हम बचपन से बोलते हैं, चंदा मामा अरे आओ अरे आओ, तो वो स्पेसिफिक है। तारे मैंने गिन लिखा है, आसमान में ये मेरा वो आपका। तो कुछ स्पेसिफिक जो होते हैं उनके साथ द का प्रयोग करते हैं। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, इस तरह के शब्दों के साथ द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि भौगोलिक नाम, इसमें सागर, महासागर, खाड़ी, झील, नदी और पर्वत आते हैं, इनके साथ द का प्रयोग होता है। लेकिन एक कंट्राडिक्शन है, बताओ लिख चुके होंगे आप लोग, कभी कभी हाँ बोल दिया करिए, ठीक है। एक कंट्राडिक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया द अरावली। अरावली पहाड़ी का रेंज है जो राजस्थान में है, और उस रेंज में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो अगर मैं द अरावली बोलूं, ठीक है, चलेगा। लेकिन हाँ बिटू जी, निश्चित। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं माउंट आबू, अरावली रेंज का एक छोटा सा पर्वत है माउंट आबू, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैं बोलूं किसी चोटी का नाम लूं, कंचनजंगा, उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात अलग अलग पहाड़, अलग अलग पहाड़, चोटी या द्वीप, जैसे मान लीजिए माजुली द्वीप है, उसके नाम के साथ द नहीं लगेगा। जैसे मालदीव है, तब मालदीव को अगर हम द्वीप के रूप में मानते हैं, तो उसके साथ द नहीं लगेगा। ये नियम आप लोग ध्यान रखें, अलग अलग पहाड़, चोटी और द्वीप के साथ द नहीं लगेगा। इसका लाभ आपको कहाँ मिलेगा?
जहां एरर फाइंडिंग दिया जाता है वहां तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा कि अगर द लगा हुआ है ऐसी चीजों के आगे तो आप उसको गलत मान लेंगे। साथ में जब आप अनुवाद करने जाएंगे और ऐसी भयंकर भूल आपने कर दी, द माउंट आबू, फिर द माजली, तब वहां फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा और आपका वाक्य गलत हो जाएगा, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है एवरेस्ट। अलग नाम अगर करते हैं तो एवरेस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? द माउंट एवरेस्ट आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इसके बाद आता है धार्मिक पुस्तकों का नाम। ये ध्यान रहे अक्सर हम लोग नहीं लगाते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे द का प्रयोग होगा। ये अनुवाद के लिए बहुत जरूरी है और सेंटेंस करेक्शन के लिए भी, इसलिए दोनों से आप सोचिएगा। जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं उनके नाम के आगे आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे द बाइबल, द बाइबल, द कुरान, द गीता, ठीक है, द रामायण। इस तरह से आप धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण है, ये तो लग गया है, ठीक है, धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ लग गया है। लेकिन अगर धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले उसके लेखक का नाम हो तब द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए धार्मिक पुस्तक रामायण हो गया, रामायण अगर हम लिखते हैं, रामायण के आगे द लिखा जाएगा। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण हम लिखेंगे, वाल्मीकि रामायण लिखेंगे या वाल्मीकि रामायण लिखेंगे तब हम द का, हाँ पूरी गूगल मीट पे बोलिए, आ जाएंगे वो लोग गूगल मीट पे। रिकॉर्डिंग 30 मिनट में मिलेगा जो नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, लाइट सफिशियंट पड़ रही है बोर्ड पे या मैं लाइट और बढ़ा दूं? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो मैंने आपको बताया, हाँ बोलिए। वो सेटिंग, वो सेटिंग नहीं आता, मैं दूर ही खड़ा रहता हूँ इसलिए ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो मैं बताया आपको कि यदि किसी धार्मिक पुस्तक का नाम आपको लिखना है तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर धार्मिक पुस्तक का नाम नहीं लिखना है, मतलब धार्मिक पुस्तक के नाम के आगे उसके लेखक का नाम आ जाएगा, उसके रचनाकार का नाम आ जाएगा, तो उसके आगे द नहीं लगाएंगे। अगर आप इसके आगे द वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं तो ये आपको गलत हो जाएगा, अनुवाद भी गलत हो जाएगा और एरर फाइंडिंग में आप जाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। और देखिए इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर 1 में आप जो सीखते हैं उसी का एप्लीकेशन पेपर 2 में होता है। जैसे पेपर 1 में आपने सीखा कि द का प्रयोग कहाँ होगा, उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पेपर 2 में आपका देख लेते हैं। उसके बाद अगला है, अगर मान लीजिए विशेषण आप लोगों को पता है, कई बार क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है अंग्रेजी में एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन की तरह करें, एडजेक्टिव का जब प्रयोग हम, एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह करें तब उसके आगे द का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए रिच जो शब्द है ये क्या है, रिच पुअर क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है? विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति का। मान लीजिए कहा गया वो धनी है तो रिच है, विशेषता बताना अर्थात एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन की जैसे कैसे करेंगे, द रिच, द रिच, और यहां कर देंगे एंड द पुअर, अर्थात द लगा दिया तो ये नाउन बन गया। जब आप एडजेक्टिव को नाउन के रूप में करेंगे, अगर हिंदी में बोले तो अगर विशेषण को संज्ञा रूप में आप प्रयोग करने जा रहे हैं अनुवाद में भी, तो आप उसके आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र कहता है कि प्रसिद्ध इमारत कितनी है।
प्रसिद्ध इमारत क्या क्या है? जी जी बिल्कुल। हाँ, द ताजमहल, द सेंट्रल विस्टा। ठीक है। जो भी प्रसिद्ध इमारतें हैं, जो भी है, प्रसिद्ध इमारतों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? सिर्फ इमारत ही नहीं, इसके बाद धर्म, जाति, धर्म, जाति, कबीला। कबीला पता है आपको? ट्राइब बोलते हैं इसको, और कबीले वाले को ट्राइबल बोलते हैं। तो इसके साथ भी द का प्रयोग होगा। जैसे धर्म हो गया द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख, द जैन। तो धर्म क्या हो गया? जाति का मतलब हो गया द राजपूत, द ब्राह्मण, जो भी है। उसी तरह से कबीला, कबीले में क्या आता है? द हंटर्स, हंटर एक कबीला हो गया। तो इस तरह के जो शब्द होंगे उनके आगे द का प्रयोग होता है। क्लियर है? हाँ नो। उसके बाद आता है ऐसे विशेषण जिनको सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है। अब ये थोड़ा सा कठिन है। एडजेक्टिव आप लोग पढ़ चुके हैं क्या? नए लोग? नए लोग? अच्छा कोई बात नहीं, एक हल्का सा जिस्ट दे देता हूं मैं। ये लिख लीजिए आप। एडजेक्टिव का यूज जब हम सुपरलेटिव डिग्री के रूप में करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया विशेषता बताना। ठीक है, किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए डार्क है। डार्क क्या है? क्लाउड की विशेषता बता रहा है या फिर कलर की विशेषता बता रहा है? डार्क के साथ हम डार्कर करते हैं या डार्केस्ट करते हैं। ये जो एडजेक्टिव है उसको एक्सट्रीम में ले जाए हम। एक्सट्रीम क्या हो गया? डार्केस्ट हो गया। तो द डार्केस्ट क्लाउड अर्थात बहुत ही काला हुआ वो बादल, तो उनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। मैं तीनों रूप में बता दिया ना, डार्क, डार्कर और डार्केस्ट। अगर ऐसे नहीं जाऊं तो कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले डार्क से शुरू किया, डार्कर लगाया। तो सुपरलेटिव डिग्री जब इसका हम प्रयोग करेंगे डार्केस्ट। तीसरा रूप, जैसे गुड, गुडर, गुडेस्ट होता है ना सविता? हाँ, गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता है, क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, लाइक में सही। तो गुड, बेटर और बेस्ट होता है। बेटर को लोग गुडर बोल देते हैं। तो बेस्ट जो है उसमें बेस्ट यहाँ होगा द बेस्ट बॉय इन द स्कूल या द बेस्ट गर्ल इन द स्कूल। तो उनके साथ द का प्रयोग होगा। अर्थात एडजेक्टिव है ये, उसकी विशेषता बता रहा है और उसका सुपरलेटिव डिग्री मतलब उसके एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो उसका, उसके प्रयोग के आगे द का प्रयोग होगा। ठीक है। उसके बाद अगर एक और है बेटा नंबर, अगला है ऐसा प्रॉपर नाउन। ऐसा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के, संज्ञा के। तो ऐसा प्रॉपर नाउन जिसकी तुलना की गई हो। ऐसा प्रॉपर नाउन जैसे मान लीजिए शेक्सपियर है। शेक्सपियर, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? क्या होगा? एस एच, आगे आगे आगे, एस एच ए के ई एस पी ए आई आर। ठीक है, चलिए ये मैं आप लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ देता हूं कि इसको ऐसे क्यों लिखे, जो मैंने पहले लिखा क्यों नहीं लिखा। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनके नाम डिफाइंड होते हैं, उनकी स्पेलिंग में अगर आपने उलट फेर कर दिया तो वो शब्द गलत हो जाएगा। जैसे कर्नल शब्द को हम तो कर्नल लिखते हैं ना, हम लिखते हैं कर्नल, लेकिन इसकी स्पेलिंग CONOLEL होता है।
अगर आपने उसको कर्नल लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इन शब्दों के व्यवहार को देखिएगा। तो ये जो शब्द हैं इनको अगर हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी से तुलना करेंगे, जैसे अगर हम शेक्सपियर की तुलना करेंगे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। टाइगर ऑफ बंगाल? हाँ, बंगाल वालों से एक्सपेक्टेड नहीं है। पीपुल फ्रॉम बंगाल अगर टाइगर ऑफ बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर को कहें तो ये ठीक नहीं है, इसकी सजा मिलेगी। नो सर नो। टाइगर ऑफ बंगाल बाघा जतीन, बाघा जतीन उनका नाम ही बोला गया है। जतीन्द्र नाथ थे, उन्होंने बाघ को हाथ से मारा था, एक हंसिया लेके मारा था, इसलिए उनका नाम बाघा जतीन बोला जाता है, अर्थात टाइगर ऑफ बंगाल। इतिहास में देखिएगा, आप लोग देख के बताइएगा अगले दिन कभी। बंकिम किसको? वो तो आप बोलते हैं, पहले की बात बता रहा हूँ मैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत इतिहास में जरूरी है जानना। ठीक है। द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसी तरह से हाँ, कश्मीर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। चलिए हम इतिहास में नहीं आएंगे, यहाँ देखिए क्या होता है। भारत के शेक्सपियर अर्थात महाकवि कालिदास की तुलना की गई है शेक्सपियर के साथ। यह टाइगर ऑफ बंगाल मतलब बंगाल के शेर हैं, कौन है? बाघ है जी। सविता? हाँ, थोड़े बहुत इतिहास में पढ़ा हूं। ठीक है। तो द टाइगर ऑफ बंगाल अर्थात उनकी तुलना की गई है बंगाल के शेर से। बंगाल का बाघ, सॉरी, बंगाल का बाघ कैसा होता है? रॉयल बंगाल टाइगर सफेद होता है और उसके ऊपर काली धारियां होती है, उससे तुलना की गई है। तो कहा जा रहा है कि जब किसी की तुलना करें, किसी व्यक्ति की तुलना, तो जब तुलना करती है शेक्सपियर जो है ये किस रूप में आ गया? कंपेयर करने का मतलब है कि एडजेक्टिव के रूप में आ गया ना, विशेषण के रूप में आ गया, तब इसके साथ द का प्रयोग होगा। क्लियर है? इतना सूत्र याद रहेगा। हाँ हाँ, उसका सूत्र भी बता देता हूँ। कहते हैं ऐसा प्रॉपर नाउन जिसके पहले किसी विशेषण का प्रयोग किया गया हो। अब इसको मिटाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कहा मना किया, मैंने भी वही लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए खली का नाम आपने सुना है? खली के आगे, खली के आगे द ग्रेट खली लिखते हैं। ठीक है। या द ग्रेट इंडियन अर्थात ये खली क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, एक वचन है ना, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? एक वचन भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा नाउन के हिसाब से। खली एक व्यक्ति है ना, तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो और उसके आगे किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, तो सॉरी प्रोनाउन नहीं, विशेषण, विशेषण एडजेक्टिव का प्रयोग जब किया जाए तो उसके आगे भी द लिखते हैं। द ग्रेट खली, द किंग कॉन्ग, वो एक फिल्म आई थी ना, बहुत बड़ा एक भालू था। ठीक है। तो उन सब शब्दों के आगे द का प्रयोग होगा। ये आपको मैंने एक दो तीन लगभग 10 सूत्र बताया। 10 में से कितना दिमाग में गया? कुछ गया कि नहीं गया? 10 में से अगर एक भी गया तो मैं मानूंगा कि मैंने जो बताया वो सही बताया। ठीक है। मैंने बताया कि जब किसी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे कोई विशेषण लगा हो, विशेषण का मतलब हो गया एडजेक्टिव। द ग्रेट खली, द ग्रेट किंग, हाँ, द मैजिशियन ऑफ इंडिया, मैजिशियन ऑफ इंडिया जो भी है, उनके आगे द का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं, एक और है
इट। इट के प्रयोग में भी बहुत सावधानी की जरूरत है। अधिकांश हम लोग इट का प्रयोग बहुत, हाँ गुड़िया जी बोलिए बोलिए। पुस्तक का नाम अगर है, कोई धार्मिक पुस्तक है, जैसे मान लीजिए रामायण है, उसके आगे द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर पुस्तक के नाम के पहले लेखक का नाम आ गया, जैसे रामायण किसने लिखा है गुड़िया, तो अगर मैं वाल्मीकि रामायण लिखता हूं तब द का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात किसी भी पुस्तक के आगे अगर लेखक का नाम हो तो लेखक के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको आगे आगे बता दिया है, द लगा दिया तो प्रॉपर नाउन वाला भेद खत्म हो जाता है, फिर कंपैरिजन में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं इट के प्रयोग के बारे में थोड़ी बात करूं। आप देखे होंगे कई बार वाक्यों में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला क्या है, स्थिति या मानसिक स्थिति की बोध कराते हैं। स्थिति, स्थिति या मानसिक अवस्था, जब इसका बोध कराना हो तब इट का प्रयोग करते हैं। अनुवाद में अक्सर हम लोग गलत करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। जब स्थिति या मानसिक या फिर भौतिक दशा का बोध कराना हो। स्थिति का मतलब जैसे आज बहुत गर्मी है, अगर मैं लिखता हूं आज बहुत गर्मी है, क्या इसका अनुमान होगा? आज बहुत गर्मी है, तो इसका इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज, हालांकि इस वाक्य में यह कहीं नहीं आया है, यह आया है क्या? लेकिन यह नहीं होते हुए भी हम इट का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में। क्यों? मैंने बताया स्थिति का प्रयोग या फिर भाव का प्रयोग। गर्मी क्या है? भाव है, आज बहुत सर्दी है, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। इस तरह के जब वाक्य लिखेंगे हम तो वहां इट का प्रयोग करते हैं। एक और देता हूं मैं। मान लीजिए कोई मित्र बीमार पड़ गए हैं और मित्र को जब आप बोलने जा रहे हैं कि भाई आप बीमार हैं और सुन के बहुत दुख हुआ, आपकी बीमारी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ, लिख लीजिए नोटबुक में आप लोग। आपकी बीमारी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, क्या लिखेंगे इसका? आपकी, अरे बताइए तब ना बात आगे बढ़ेगी। यहाँ आप लोग बोलिए, अनुवाद क्लास में बोलिए। सुनकर दुख हुआ। इट इज वेरी सैड टू हियर। ठीक है, और एक अच्छा सा इसके लिए है, इट ग्रीव्ड मी। इट ग्रीव्ड मी टू हियर अबाउट योर इलनेस। कल सोनू जी बीमार थी, उन्होंने कहा था परसों। ठीक है, तो इट ग्रीव्ड मी का मतलब हो गया बहुत दुख हुआ। अर्थात यहाँ भी आप भावना की बात कर रहे हैं, और जब भावना की बात कर रहे हैं तो आप इट का प्रयोग करेंगे। It gives me immense pleasure hearing that you have won golden medal, या जो कुछ है उस तरह के शब्दों के प्रयोग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक और वाक्य लें, आया ना? आपकी सफलता के बारे में सुनकर मुझे हर्ष हुआ। आपकी सफलता के बारे में सुनकर मुझे हर्ष हुआ, खुशी हुई। क्या होगा? इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, अपार हर्ष हुआ। मान लीजिए संदीप जी, मैंने बताया आपकी सफलता का सुनकर मुझे अपार हर्ष हुआ। ठीक है, इट वॉज प्लीज्ड। किसी का स्पीकर ऑन है आप में से? जिसका क्लियर है ना? ठीक है,
फिर सुमन जी को दिक्कत हो रही, आप अपना वो कान वाला निकाल के एक बार देखिए। हाँ, किसी का ऑन है इसके कारण हो रहा है। यूट्यूब में दिक्कत हो जाएगी, फिर एक कान से सुन पाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिनको दिक्कत हो रही है बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, प्रयास कीजिए, थोड़ा कंसंट्रेट करिए। ठीक है, अगला एक शब्द लेते हैं। हाँ, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, मतलब मुझे अपार हर्ष हुआ अमित जी को ब्रिटेन में नौकरी मिली। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर हियरिंग दैट मिस्टर अमित कुमार हैज गॉट ए जॉब इन इंग्लैंड, लंदन। या मान लीजिए किसी के घर में बेटा हुआ तो मिठाई बांट रहा है, तो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, वहां इट का प्रयोग करते हैं। दूसरी दशा है, ये फर्स्ट रूल हो गया। अगला रूल जो मैं बता रहा हूं तीसरा हो जाएगा कि कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जिनके साथ इट का प्रयोग जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए हम बोले 10 बज गया, क्या लिखेंगे? इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इट इज 10 o'clock। ठीक है, 10 बज गए। ठीक है जी, 10 o'clock लिखना चाह रहे हैं आप, ये लिखना चाह रहे हैं, लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल रूप से इट्स का मतलब होता है इट इज होता है, लेकिन इट्स 10 o'clock जल्दीबाजी में बोलते हैं, इट इज ही होता है। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसके बाद हाँ, कई बार सरकारी चिट्ठी में गलत भी लोग लिखते हैं, ओवरलुक करिए। ठीक है धन्यवाद सर। हाँ, मैं भी बहुत गलत देखा हूँ, लेकिन आंख बंद कर लेना है, कान बंद करना है। ठीक है।
है, अर्थात सब्जेक्ट मिसिंग है, वहां भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इट इज डेंजरस टू लीव, या मान लीजिए बिना टिकट रेल में यात्रा करना दंडनीय है, इट इज पनिशेबल ऑफेंस। उसके आगे की बात आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। मान लीजिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप किसी चिट्ठी लिख रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि साहब आशा है कि मेरी चिट्ठी का आप जवाब देंगे। आप लिखना चाह रहे हैं आशा है कि आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। पत्र का जवाब देंगे, क्या लिखेंगे हम इसका, क्या लिखेंगे? हाँ, ये जो आशा है, जो है आशा है कि, इसके लिए हम लिखते हैं इट इज होप्ड, इट इज होप्ड दैट। ठीक है, यहां से आप शुरू करेंगे, यू विल रिस्पॉन्ड टू माई लेटर। इस तरह से हम इट का प्रयोग ऐसे वाक्य में भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब सिर्फ अंग्रेजी में इट के अलावा कुछ और कहते हैं, जैसे हाँ, हाँ जी जी, सब्जेक्ट हिडन होता है, लेकिन और जरा स्पष्ट रूप से हम समझने का प्रयास करें। ये जो मैं रूल बता रहा हूं, अगर उस रूल को आप दिमाग में रखें तो इट का प्रयोग और आसान हो जाएगा। ठीक है, उदय जी स्पीकर ऑफ, वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम लोग हिंदी में लिखते हैं एक शब्द, हम लोग लिखते हैं बात। ठीक है, जैसे मैं कहूं बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, इसका क्या करेंगे? क्या होगा? देखिए ऐसे भी जो वाक्य होते हैं, ठीक है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके आगे भी इट का प्रयोग करते हैं, इट इज स्ट्रेन। यहाँ एक चीज ध्यान हम देंगे कि ये जो बात है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, टॉक नहीं लिख देंगे, ठीक है, या फिर मैटर नहीं लिखेंगे। अगर आपने स्ट्रेंज टॉक लिख दिया या फिर मैटर लिख दिया तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अर्थात जब भी आपको ऐसे वाक्यों में बात लिखा होगा, बड़ी अजीब बात है, कितनी अच्छी बात है। जी बोलिए बोलिए, एक एक करके पहले तुषार फिर सविता बोलिए, पहले तुषार फिर सविता। तुषार बोलिए, क्या आ रहा है? कोई बात नहीं, फिर से मैं बोल देता हूँ। सविता आपका प्रश्न, सविता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, स्टॉप। तुषार जी मैं बता रहा था कि हिंदी के कभी कभी ये वाक्य आपको मिलेंगे, बड़ी अजीब बात है, गाने वाने में मिल जाता है। ठीक है, बड़ी अजीब बात है तुम आए नहीं, क्या बात है? तो ऐसे में क्या बात है का नहीं होगा, बड़ी अजीब बात है, इस तरह में जहां बात लिखा हो, इस बात का हम अनुवाद नहीं करते हैं। ऐसे में जहां बात लिखा हो वहां इट इज का प्रयोग करते हैं। इट इज स्ट्रेंज, इसका मतलब हो गया बड़ी अजीब बात है। अब स्ट्रेंज के बाद आप मैटर लिखें तब भी गलत हो जाएगा, और टॉक लिखें तब भी गलत हो जाएगा। ऐसे वाक्य जब हो, बड़ी अजीब बात है तो इट इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब ही हो गया बात। ये जो स्ट्रेंज है इसका मतलब ही हो गया विचित्र। क्या? विचित्र या अजीब, और बात साथ में जोड़ दीजिए, बात निरर्थक हो जाता है यहाँ। क्लियर है? आ रहा हूं, मैटर लिखते हैं लेकिन नहीं लिखने से काम चल जाता है। मैं और आता हूं, मैटर वाले पे भी मैं आता हूं। कई बार क्या होता है कि यह अलग बात है, जैसे हम कहें, हाँ यह अलग बात है। अब देखिए इन दोनों बातों में अंतर क्या होता है तुषार जी? देखिए बड़ी अजीब बात है, यहाँ इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन यह अलग बात है, ये जो बात है इसका मतलब होता है मैटर, मामला। हाँ ये अलग बात है,
तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिफरेंट मैटर। जैसे मान लीजिए आप दो भाई हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो अपने छोटा बच्चा है, वो सोचा मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो आए मेरे बारे में बात हो रही है, बोला नहीं नहीं ये कोई और बात है, तो यहाँ मैटर फिर वहां आता है। क्लियर है? जैसे एक और उदाहरण देता हूं कि बड़ी अजीब बात है, अभी तक कोई नहीं आया। क्या होगा? बड़ी अजीब बात है कि अभी तक कोई नहीं आया। नोबडी हैज कम। ठीक है? क्लियर है? इतना प्रयोग ठीक है? आगे बताओ मुझे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। मैंने उस दिन आप लोगों से बात किया था, जब हिंदी व्याकरण बता रहा था, तो मैंने दो तरह के वाक्य के बारे में बात किया था। क्या क्या बताया था? दो तरह के वाक्य बताया था। नहीं नहीं, दो, मैं दो वाले की बात कर रहा हूँ। उपवाक्य की मैंने बात बताई थी। मैंने बोला था कि प्रधान उपवाक्य होता है उपवाक्य। ठीक है? एक प्रधान और एक आश्रित। और यदि आपको याद हो तो मैंने प्रधान और आश्रित के लिए बताया था अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट। इतना याद है कि नहीं? ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने जो कल बताया था पिछली क्लास में, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे निकालते हैं। हाँ या ना? ठीक है, अब इसका मैं कुछ रूल बता रहा हूं। अगर आपके पास डायरी है तो नोट कर लें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी तो सुनने में आपको असुविधा होगी बाद में। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई एक वाक्य है, कोई एक सेंटेंस है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि नहीं नहीं एक पास्ट में होगा, एक प्रेजेंट में होगा, या एक फ्यूचर में होगा, एक पास्ट में होगा। इस तरह की बात हम लोग करते हैं ना? हाँ या ना? तो यहाँ मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ प्रिंसिपल क्लॉज जो है, इसके वर्ब और सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस किस कंडीशन में इसके वर्ब या टेंस का फॉर्मेट अलग रहता है। क्लियर है? डायरी है, नोट करेंगे। सबसे पहला मैं बता रहा हूं, देखिए, अगर इंग्लिश का अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया भूतकालिक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट अगर पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट अगर पास्ट में है, तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी पास्ट में होगा। सॉरी, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है। प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब अगर पास्ट में है तो इसका भी वर्ब पास्ट में होगा। फर्स्ट रूल लिख लीजिए, फिर आप लोग बात करिएगा इससे। एक उदाहरण मैं देता हूं इसका, बिना एग्जांपल के बात नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए वह सफल हुई, वह सफल हुई क्योंकि उसने मेहनत किया। इसमें प्रिंसिपल कौन सा है? उसने मेहनत किया। अब ये चीज देखिए, यहां सफल हुई, ये पास्ट है कि नहीं है या नहीं है? और उसने मेहनत किया, ये भी तो पास्ट में है, नहीं है? उसने मेहनत किया, ये भी पास्ट में है। अर्थात जब प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट होगा। लिख लीजिए आप डायरी में। इसके 6 रूल बताऊंगा मैं, और अगर वो 6 रूल याद हो गए, दिमाग में बस गया, तो आप अनुवाद में कभी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़े, अगला उदाहरण देते हैं। लिखिए, उन्हें बताया गया कि, लिखिए, हाँ, मैंने को दोनों पास्ट में होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पास्ट में है और इसको प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखते हैं। सी
सक्सीडेड बिकॉज सी, मेहनत करने का क्या होगा, सी वर्क हार्ड। हाँ, इसका मतलब समझिए आप यहाँ नहीं है, हम कहाँ थे। कोई बात नहीं, जो समझ में आ रही है वो क्या मैं बता रहा हूँ, अनुवाद बता रहा हूँ, ग्रामर बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, मैं कुछ नियम बता रहा हूँ आपको, कि हम लोग कई बार बहस कर जाते हैं कि इसका जो पहला पार्ट अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा, या पहला पास्ट में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा, इस तरह की बहस करते हैं लोग। ये अनुवाद और ग्रामर दोनों समझा रहा हूँ मैं आपको। और शुरुआत मैंने किया था कि चूंकि हिंदी से समझना आसान रहता है, मातृभाषा है हमारी, तो मैंने आपको बताया था कि उपवाक्य अर्थात क्लॉज जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्लॉज बोलते हैं, उपवाक्य दो तरह के मैंने बताया था, और वहीं से लेके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने बताया था प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, दो बताया था सुमन जी। उसी को अंग्रेजी में प्रधान को प्रिंसिपल बोलते हैं नहीं बोलते हैं सुमन, प्रधान को प्रिंसिपल बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ग्राम के प्रधान को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल तो प्राध्यापक होता है, ठीक है, प्रधानाध्यापक होता है, प्रधान अध्यापक को प्रिंसिपल बोलते हैं। ये वर्ब है, दूसरा में भी उसने, ये सब्जेक्ट है, और मेहनत किया ये वर्ब है। तो रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी वर्ब पास्ट टेंस में होगा। बहुत सिंपल है, क्लियर है, आगे बढ़े। एक एक और लाइन देता हूं मैं, उसको लिखिए। उसे सूचित किया गया कि, उसे सूचित किया गया कि राजेश उसकी सहायता कर रहे हैं, या राजेश उसकी सहायता करते रहे हैं। उसे सूचित किया गया कि राजेश उसकी सहायता करते रहे हैं, बोलिए क्या होगा। बट इट इज इन्फॉर्म कैसे, उसे सूचित किया गया, उसे सूचित किया गया, कहाँ है आप लोग, उसे सूचित किया गया, ही वॉज इन्फॉर्म होगा ना, सब्जेक्ट जब नहीं रहता तब इट का प्रयोग हुआ है, या सब्जेक्ट है उसे, तो फिर हम ही लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे। तो ही वॉज इन्फॉर्म, उसे सूचित किया गया, पास्ट टेंस, कि राजेश उसकी मदद करते रहे। क्या होगा, राजेश हैज बीन, हैड बीन, राजेश हैड बीन, ठीक है, करते रहे पास्ट में मैंने बोला, ठीक है, करते हैं अगर बोला होता है तो राजेश हेल्प्स आ जाता है, लेकिन करते रहे हैं, आप जैसे आप उनको मदद करते रहेंगे, उनको करते रहे, मुझे करते रहे, तो इसलिए यहाँ ऐसे होगा, दोनों वाक्य में पास्ट में होगा। खैर आप लोग तो नहीं, पुराने बैच में कुछ लोगों ने आपत्ति उठाया था जब एक बार मैंने एक अनुवाद दिया था, और उस अनुवाद में मैंने कह दिया था दोनों पास्ट में जाएगा। तो ये चीज जानना जरूरी है, रूल नंबर 1 फिनिशेस। कोई डाउट हो तो बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस कैसे हुआ, कंडीशनल सेंटेंस तो, हाँ बिल्कुल, एक मिनट होल्ड करिए, रोहित बोल रहे हैं, अजय बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, दो माइक ऑफ है, एक जने बोलिए, एक जने माइक ऑन करिए। हाँ, पहला वाक्य कंडीशनल हो गया, दूसरे वाक्य में आइए, उन्हें बताया गया कि राजेश उनकी मदद करते रहे, कंडीशनल है, कौन बात कर रहा था, रोहित, हाँ, मैंने दूसरा वाक्य बोला,
कि उन्हें बताया गया कि राजेश उनकी मदद करते रहे हैं। ये कंडीशनल है। तो आप, हाँ हाँ हाँ, किया करते थे। हैड बीन लगे तो गलत है। मैं आऊंगा, यूज टू पर आऊंगा थोड़ा। रोजी मैं यूज टू वाला पार्ट बाद में करूंगा। अभी ये नियम देख लेते हैं, यूज टू कहाँ ले जाऊँ, फिर मैं आऊंगा उस पर। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। हाँ बोलिए। करते रहे हैं का मतलब होता है हैड बीन, और करते थे जब होगा तो यूज टू होगा। मैं उसमें बाद में आऊंगा, तो फिर वो उसमें जाऊंगा तो ये छूट जाएगा। एक लंबा चैप्टर, सिंगल चैप्टर। नंदिनी नंदिनी, एक मिनट होल्ड होल्ड। ये साहब होल्ड। नहीं सुन पा रहा हूं आपको, फिर से बोलिए। इंग्लिश विथ के। हाँ उस, राजेश हैड बीन हेल्प्ड कैसे होगा आप बताइए। राजेश हैड बीन हेल्प्ड, राम हैड बीन हेल्प्ड कैसे होगा। यहाँ तो करते रहे हैं, रहा है रही है तो आइएगा ना। रहा है इज मार के साथ आईएनजी होता है, तो हैड बीन के साथ भी आईएनजी लगेगा। नंदिनी बोलिए आपका प्रश्न। नंदिनी, हाँ की जा रही थी। ना ना, नहीं नहीं, अवेयर का क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, होल्ड ऑन। अवेयर और इन्फॉर्म में अंतर है नंदिनी, एक मिनट। अवेयर का मतलब होता है कि आपको जागरूक किया जा रहा है कि थूक पड़ोसी के घर में फेंकी, कचरा उसी के गार्डन में फेंकी, ये आपको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन आपको बताया जा रहा है नंदिनी सवेरे 5 बजे मुझे जगा देना। सुन लीजिए नंदिनी। हाँ, नहीं, अवेयरनेस का मतलब जागरूक किया जा रहा है कि वो काम बराबर मत करना। जैसे मान लीजिए दीपक को जाना है कल स्टेशन, तो आप बताएंगे कि ठीक है मुझे स्टेशन जाना है। क्लियर है। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता होता है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा सूत्र लिखिए कि अगर अंग्रेजी का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सॉरी, अगर इंग्लिश का मुख्य वाक्य वर्तमान में है या फ्यूचर में, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में है, तब क्या होगा। फ्यूचर या प्रेजेंट में है तो किसी काल में हो सकता है, एनी टेंस। एकदम आसान सूत्र है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान मुख्य जो है, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है, वर्ब का टेंस होता है, फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो अगला किसी टेंस में लिख सकते हैं। फ्यूचर है तो फ्यूचर में लिख लीजिए, प्रेजेंट में लिख लीजिए, जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए। उदाहरण के लिए मैं देता हूं, बहुत लंबी कहानी है ये। जैसे ही नोज, ही नोज कौन सा टेंस हो गया, और ही विल नो। हाँ, ये अगर प्रिंसिपल में फ्यूचर या प्रेजेंट होगा, मैं बता दूं। जैसे ही नोज क्या होगा इसका, वह जानता है कि हिज ब्रदर ईट्स मैगी। ठीक है, ही नोज दैट लगा के हिज ब्रदर ईट्स मैगी। या फिर अब ईट्स है, हिज ब्रदर इज ईटिंग हो जाएगा। क्लियर है। विल ईट हो जाएगा, मतलब सारे टेंस इसमें लग जाएंगे। विल बी ईटिंग, हैड ईटेन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। ये सर नो। हाँ निशा, एक एक करके निशा। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ही नोज, फिर से बता रहा हूँ, ही नोज प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो उसके आगे वाला
प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। जैसे ही नोज लिखा, ही नोज दैट हिज ब्रदर ईट्स मैगी, उसको पता है कि उसका भाई मैगी खाता है। अगला लेते हैं, उसको पता है कि उसका भाई मैगी खाएगा, he knows that his brother will eat मैगी। उसके बाद मान लीजिए लेते हैं, उसको पता है कि मैगी खाता था, he knows that his brother used to eat मैगी। किसी भी टेंस में हो सकता है। इसी तरह से he will know, फ्यूचर है, उसे पता चलेगा कि his brother eats मैगी, ये फ्यूचर है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है। ठीक है, he will know that his brother will eat मैगी। बोलिए सुमन। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पास्ट वाला तो खत्म हो गया, पहला था पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, नियम 1 खत्म। ठीक है, नियम 2 कहता है फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा तो किसी भी टेंस में हो सकता है, नो कंपल्सन। क्लियर है? और जैसे मैंने आपको प्रेजेंट बताया और फ्यूचर दोनों वाक्य दे दिया, और उसकी जोड़ी 10 हो जाएगी, रब ने बना दी जोड़ी। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ क्लियर। हाँ, तुषार नहीं समझा, फिर से बोलिए। हम्म, नहीं, इंटरचेंजेबल कैसे होगा? ही नोज हिज ब्रदर ईट्स मैगी, दोनों प्रेजेंट में होंगे। ही विल नो दैट हिज ब्रदर विल ईट मैगी, उसको पता चलेगा कि उसका, मतलब ये जो पांचों है, ही विल कम, ही हैड गॉन, तमाम चीजें इनके साथ लागू होती है, किसी भी रूप में रख लीजिए, कोई बंदिश नहीं है, कोई भी टेंस चलेगा। लेकिन एक अपवाद है, हाँ चलेगा, काजल चलेगा, एक अपवाद है। क्या अपवाद है? अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, किसी भी हो सकता है। अगर यहाँ फ्यूचर या प्रेजेंट है तो उधर वाला किसी में हो सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लिया है ही नोज दैट हिज ब्रदर ईट्स मैगी, प्रेजेंट में हुआ, ही नोज दैट हिज ब्रदर विल ईट मैगी, he knows that his brother had eaten Maggie, he knows that his brother will be eating Maggie। चारों रूप में हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, चारों में हो गया। क्लियर है रोहित जी? हाँ बोलिए। एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्रांसलेशन के रूल में एकदम सही कह रहे हैं अमित जी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैं अब ट्रांसलेशन के रूल पे आ रहा हूँ और ग्रामर को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? इसका अपवाद है अगर किसी शाश्वत सत्य का प्रयोग हो, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसका प्रयोग हो, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए, है ना, बाकी वो आप समय के अनुसार लगा लीजिए। जी विशाल, हैबिचुअल नहीं, शाश्वत सत्य, नेचुरल, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है कि वो सत्य है, सूरज पूरब में उगेगा, पश्चिम में नहीं उगेगा। ठीक है, मतलब किसी सत्य बात का ज्ञान हो। जी, प्रेजेंट होगा। आगे बढ़े। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, मैंने विद्यालय में सीखा, लिखिए, आपको पहले लिखेंगे तो पता चलेगा। मैंने विद्यालय में सीखा कि ईमानदारी ही, क्या, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।
मैंने विद्यालय में सीखा। यूनिवर्सिटी नहीं होगा सर, विद्यालय में सीखा। कहाँ सीखा? स्कूल ना। सीखा कि ईमानदारी। तो आई लर्न इन, लर्न पास्ट हो गया है, लेकिन बाद वाला हमने प्रेजेंट में लिखा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ या ना, या एक आध और दे। खुशी जी, बात समझ में आ रही है? खुशी, हाँ एक मिनट बोलिए। हाँ हाँ कर रहा हूँ। एक और ये इंग्लिश विद के कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये बताया कि जब यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं इसको, जैसा सूरज उगता है, ईमानदारी है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो ये भले ही पास्ट में हो, ये वाला प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। खुशी माइक ऑफ कर लीजिए। खुशी जी, माइक ऑन रहने से बहुत हल्ला होता है। खुशी जी आपकी माइक शायद आप ऑफ नहीं कर पा रही हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं। खुशी जी देखिए, मैं यहाँ से कर पाता हूँ, मुझे करना नहीं आता है। चलिए ठीक है, खुशी जी थोड़ा सा वो कान वाला बंद कर दीजिए। चलिए अगला सूत्र मैं बताता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? खुशी आप माइक ऑफ करिए प्लीज। अजय जी माइक ऑफ करिए। हाँ बोलिए सुमन जी, सुमन जी बोलिए। नहीं नहीं, बीच बीच में कोई फोन आ जा रहा है ना, तो हो जा रही है। अभी ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सीखा पास्ट हो गया ना। मैंने विद्यालय में सीखा, आई लर्न, LEARNT, लर्न पास्ट हो गया ना। प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीन रूप होता है, तो आई लर्न इन, हाँ बोलिए, प्रेजेंट में होता है। ठीक है, अगला सूत्र ले। अगर यहाँ तुलना किया गया हो, तुलनात्मक संयोजन बोलते हैं, और आप लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए तुलना मान के चलिए। तुलना का मतलब कंपैरिजन होता है, और इसको अंग्रेजी में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। कंजंक्शन जब आप पढ़ेंगे तब इस बात पर चर्चा होगी। देन या एज वेल, देन या एज वेल अगर प्रयोग होता है, देन या एज वेल का अगर प्रयोग होता है, तब क्या होगा? अगर देन या एज वेल है, लेकिन अगर यहाँ पास्ट भले ही हो, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? देख लीजिए, लिख लीजिए। मान लीजिए तुलना किया गया है, जैसे शी इज ब्यूटीफुल देन, ठीक है, तो पास्ट में भले हो शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ अजय जी, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर तुलना हो, तुलना का मतलब देन या एज वेल, इन दो शब्दों का प्रयोग हो, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव कंजंक्शन, तुलनात्मक कंपैरेटिव कंजंक्शन। ये जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बस एक आप छोटे में याद रखिए कि अगर देन या एज वेल का प्रयोग होता है, तो ये भले ही पास्ट में हो, संदर्भ के अनुसार ये बदल सकता है। रमेश जितनी सहायता मेरी करता है, रमेश या राजेश जो लिख लीजिए, जितनी सहायता मेरी करता है, लिखते चलिए आप लोग। मेरी कहना होगा उससे अधिक सहायता उसने तुम्हारी की, उससे अधिक सहायता तुम्हारी की। ठीक है, रमेश जितनी सहायता मेरी करता है,
या फिर रमेश करता था लिख देते हैं, रमेश जितनी सहायता मेरी करता था उससे अधिक सहायता तुम्हारी की। अब ये मान लीजिए पास्ट है, यहाँ कंपैरिजन की बात आती है, क्या होगा इसका? रमेश हेल्प मी, रमेश हेल्प यू क्या होगा? रमेश हेल्प यू मोर देन मी क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए इसमें क्या होगा, रमेश हेल्प, हेल्प क्या, हेल्प यू मोर देन मी, छोटे में खत्म हो जाएगा। ये वाला रूल आप लिख के रखिए, जब कंजंक्शन आप लोग पढ़ लेंगे तब इस पर फिर से मैं एक बार आऊंगा। लाल कलम से मार्क कर लीजिए कि ये मैंने आपको जो बताया है तुलनात्मक कंपैरेटिव कंजंक्शन, इसको लिख लीजिए राउंड करके। जब कंजंक्शन की पढ़ाई हो जाएगी तब इस पर मैं विस्तार से, क्लियर है ना? मैं आपको देखिए, रमेश जितनी सहायता मेरी करता है, रमेश जितनी सहायता मेरी करता है, ठीक है, उससे अधिक सहायता तुम्हारी। तो ये जो तुम्हारी की है इस प्रिंसिपल क्लॉज है, या ये प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा है? बोलिए। ये प्रिंसिपल होगा, रमेश हेल्प यू मोर देन मी, या रमेश हेल्प यू क्या होगा बताइए? यूज तो नहीं, करता था तो नहीं है ना। रमेश जितनी सहायता मेरी करता है, हेल्प होगा, हेल्प, रमेश हेल्प्स यू मोर देन मी, इस तरह से इसका होगा। इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा, इसको यही ड्रॉप करता हूं। एक आपको थोड़ा सा बता दिया, कंपैरेटिव कंजंक्शन जब आप सीख लेंगे तब इस पर मैं आऊंगा। ठीक है, मिटा दूं? बोलिए। बाद में चर्चा करूंगा इस पे, खाली एक बता दिया कि अगर ये पास्ट में होगा तो अगला कुछ भी हो सकता है। तो उससे अधिक तुम्हारी सहायता की, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज जो पास्ट में है, रमेश हेल्प यू तुम्हारी की, मोर देन ही हेल्प्स मी, हेल्प यू मोर देन ही हेल्प्स मी, मोर देन ही हेल्प्स मी, इस तरह का इसका अनुवाद होगा। क्लियर है? देख पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, इस पर चर्चा मैं फिर अगली महफिल में, मतलब अगली क्लास में करूंगा। इसको आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए, सर्कल करके। इसको मिटा देता हूं मैं, और अब चलता हूं मैं दोपहर। मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया था, कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, मैंने देखा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अपने प्रदर्शन से। नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, हो देना। ठीक है, ऐसा संभव है क्या? नहीं होगा। कुछ नहीं टफ था, दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा, मैं कैमरा नीचे कर रहा हूं और बैठ के फिर बात करूंगा, क्योंकि गड़बड़ है कुछ। चलिए, मैं दिख रहा हूं ना, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर ले रहा हूं, फिर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब मैं बात शुरू करता हूं जो मैंने लिखाया था आप लोगों को। सबसे पहले मैं शब्दों, क्योंकि अगर शब्दों का सही प्रयोग आपने नहीं किया तो आपका अनुवाद सही नहीं होगा। द सेंटर ऑन ट्यूसडे, आप लोगों के पास अगर डायरी हो तो मिलाते चलिए, ज्यादातर लोगों ने मोबाइल में लिखा है तो उनके लिए दिक्कत वाली बात है। कितने लोगों ने मोबाइल में लिखा है इसको? हाँ, चलिए एक मिनट, कैमरा थोड़ा सेट कर दूं क्योंकि रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाए अच्छे से। चलिए, मैंने वाक्य जो बताया था, वाक्य था द सेंटर ऑन ट्यूसडे। मैंने आपको ट्रांसलेशन में बताया था, सबसे पहले क्या आता है? समय। बताया था नहीं बताया था? तो सबसे पहले क्या होगा?
ट्यूसडे का क्या होगा? मंगलवार को। किसने? सेंटर क्या होगा? केंद्र। कामनी जी कुछ कह रहे हैं, सुन नहीं पा रहा हूं मैं। केंद्र ने, ठीक है, क्या किया केंद्र ने? डिफेंडेड बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट को क्या लिखेंगे? हाँ, उच्च न्यायालय। बिफोर का मतलब पहले। दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले या समक्ष? यह समक्ष होगा। कुछ लोगों ने पहले लिखा है तो संशोधन कर लें। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता जाता हूं, फिर आप लोग सजा लीजिएगा। गरिमा बोलिए। किसका? हाँ बोलिए। हाँ, कार्य का बचाव किया, ठीक है। और कोई बताएगा? हाँ कामिनी जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप माइक निकाल के बोलिए, शायद सुन पाऊंगा मैं बीच में। देखिए, इसका क्या होना चाहिए था, अनुवाद के नियम में दो चीज ध्यान रखना है। जो काम पहले होता है उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पहले कौन सा काम हो रहा है? कॉमा पे हम रोक लेते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हम आगे ले आएंगे और केंद्र ने किया वो बाद में आएगा। तो समय पहले हो जाएगा। मंगलवार को क्या हुआ? ऑनगोइंग वर्क ऑन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा की हिंदी आप लोगों ने देखी कहीं डिक्शनरी में? सेंट्रल विस्टा क्या हो रहा है? केंद्रीय सचिवालय आप लिख सकते हैं। ये जो सेंट्रल विस्टा है, नया शब्द है। जो भवन बन रहा है उसमें सब कुछ होगा। सचिवालय होगा तो आप सचिवालय लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, केंद्रीय सचिवालय परियोजना। ऑनगोइंग के लिए वर्तमान लिखेंगे। तो वर्तमान केंद्रीय सचिवालय परियोजना पर मंगलवार को केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष डिफेंडेड का अपना बचाव प्रस्तुत किया या अपना पक्ष रखा। या डिफेंड को आप पक्ष लिख सकते हैं। अपना पक्ष रखा, कॉमा। प्रस्तुत नहीं, डिफेंडेड का क्या होगा? प्रस्तुत तो बचाव किया या पक्ष रखा, प्रस्तुत तो नहीं आ रहा है ना इसमें। वर्तमान केंद्रीय सचिवालय या फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को परियोजना लिखेंगे। परियोजना, वर्तमान केंद्रीय सचिवालय परियोजना के खिलाफ लगाए गए पीआईएल जनहित याचिका के बचाव में मंगलवार को केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष क्या किया? अपना पक्ष रखा या फिर अपना बचाव किया। बचाव किया ठीक नहीं, अपना पक्ष रखा। इसका सही अनुवाद ऐसे होना चाहिए। होगा क्या? आप वाक्य को तोड़ तोड़ कर अनुवाद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा अनुवाद होगा, ठीक है। चलिए आगे हमने terming a PIL seeking to stop the construction work during the COVID surge, a sheer abuse of process of law and another attempt to stall the project। ये पूरी लाइन को तोड़ तोड़ के आप करेंगे। बचाव, एक तरफ हमने आधा बना के सब्जी बना के रख दिया। वो बिरयानी बनानी है ना, तो पहले सब्जी बना लिए, फिर उसके बाद चावल बनाएंगे, फिर और सब मिला देंगे। तो उस तरह से अनुवाद में भी हम करते हैं। अब अगला जो सेक्शन है, अगला जो भाग है, उसमें क्या करेंगे बताइए, बोलिए। कंस्ट्रक्शन को क्या, कंस्ट्रक्शन को क्या लिखेंगे? निर्माण कार्य को, स्टॉप का है रोकना। कामनी जी शायद आज आप बात नहीं सुन पा रहा हूं, या आप उधर आ जाइए, ठीक है। निर्माण कार्य
कंस्ट्रक्शन वर्क को बोलते हैं निर्माण कार्य को रोकने, स्टॉप का हो गया रोकने, निर्माण कार्य को रोकने की याचिका को, इसमें लिखा हुआ है ना, सीकिंग टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग द कोविड सर्ज, निर्माण कार्य को रोकने की याचिका, इतना मान लीजिए। उसके बाद हो गया कोविड सर्ज, सर्ज के लिए तो कोविड के वृद्धि या कोविड बढ़ गया है ना, तो वृद्धि से चलिए कोविड, हाँ आप लहर लिख सकते हैं, कोविड लहर के दौरान, कोविड लहर के दौरान या कोविड की वृद्धि के दौरान परियोजना को या निर्माण कार्य को बंद करने के जनहित याचिका को क्या किया है, टर्मिंग को क्या लिखेंगे, बताते हुए, नहीं खारिज नहीं, बताते हुए, टर्म मतलब बताना, क्या बताते हुए, शेयर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, न्यायिक प्रक्रिया का निरा दुरुपयोग बताते हुए। ये आपको मैंने अलग अलग सब्जी बना के दे दी। अब शहनवाज साहब बिरयानी आप बना लीजिए, शहनवाज साहब या फिर तुषार जी। हाँ क्या चीज, हम्म, हाँ दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, जो उस समय याद आ जाए, क्योंकि परीक्षा में स्ट्रेस इतना रहेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, जो याद आ जाए वो लिख लीजिए। तो अब इसको पूरे खंड को हम फिर से करेंगे, उसके बाद एंड अनदर अटेम्प्ट टू स्टॉल द प्रोजेक्ट। तो इस पूरे खंड को हम ये कहेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, यहाँ शुरू करेंगे, कोविड की लहर के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका को क्या बताते हुए, न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण रूपेण, अब्यूज को क्या कहेंगे, दुरुपयोग बताते हुए, तथा परियोजना रोकने के प्रयास, अटेम्प्ट टू स्टॉल द प्रोजेक्ट, परियोजना को रोकने का एक और प्रयास बताते हुए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्रीय सरकार ने वो वर्तमान केंद्रीय सचिवालय परियोजना के विरुद्ध याचिका के क्या हुआ, बचाव में अपना पक्ष रखा। फिर से एक बार सजा लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिखा नहीं इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। क्लियर है, हो जाएगा सविता जी, ठीक है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अब आप सजाइए। आप लोग जो किए हैं उसको देख के मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों ने शब्दों का चयन बहुत गलत किया, बड़ा भयंकर कर दिया है। बढ़िया है क्वेश्चन, हाँ बोलिए। से, सेंटेंस तो मैंने बताया ना, देखिए क्या करना है आपको, बड़े वाक्य को पहले छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए, और टुकड़े में बांटने के बाद फिर उसको सजाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में बात आएगी। ठीक है, अब जैसे कहानी समझ लीजिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई, और उसमें कहा गया कि अभी कोविड महामारी का दौर चल रहा है, और इस दौर में ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है इसको बंद कर दिया जाए। कहानी ये है कि एक जनहित याचिका लगाई गई और उसके खिलाफ केंद्रीय सरकार ने अपना बचाव प्रस्तुत किया। अब इसको आपको सजा के लिख देना है सेंटेंस के अनुसार कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को केंद्रीय
की और जरूरत है आप लोगों को? हेलो, मैं क्लास अभी स्थगित करता हूँ। बाद में फिर हम चर्चा करते हैं। हेलो।